नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, हमारा खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और शुरुआत करेंगे आज 5 तस्वीरों के साथ। आपको बता दें, कानपुर हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक कुल 54 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी जफर हाशमी की रिमांड की तैयारियां हैं और अब उसकी पत्नी भी पुलिस के रडार पर है। हम आपको बता दें, कानपुर के डीएम का तबादला हो चुका है। आज मौके पर फॉरेंसिक की टीम मुआयना करने पहुंची। सड़क पर पड़े पत्थर भी हटाए गए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 54 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले दिन 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए थे। उसके बाद नई नई तस्वीरें और भी सामने आ रही हैं। उधर रडार पर जफर की पत्नी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थी। डीएम पर गाज गिरी है। हालांकि 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला कल देर शाम को किया गया था, लेकिन आज की बात करेंगे तो मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है और सड़कों से पत्थरों को समेट लिया गया है। तो ये 5 तस्वीरें, 5 बड़ी अपडेट्स जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 54 की गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी की पत्नी रडार पर, डीएम पर गाजगिरी। हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि 21 और आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं, जिसमें से लखनऊ के डीएम भी शामिल हैं। उधर मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है और सड़कों से पत्थर समेट लिए गए हैं। ये 5 तस्वीरें दोपहर 12 बजे आज प्रमुख खबरों के तौर पर जब आप कानपुर की बात करते हैं। तो 5 तस्वीरों के बाद हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। जरा देखिए, शुक्रवार को ठेले से यहां पत्थर पहुंचे थे। अगर ये ठेला आप देखेंगे तो इस ठेले पर पत्थर रख के लाए गए थे और इसके ठेले को आगे पीछे करते हुए बाकायदा पत्थर मारे गए थे। यहां पर देखिए, जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई और आज यहां पर चाहे बुलडोजर आया हो या फिर ट्रक आए हो, इन तमाम चीजों के जरिए पत्थरों को बटोरा गया, ट्रकों में डाला गया और अब ये पत्थर यहां से समेट लिए गए हैं। ये आज की तस्वीर है। से कोई नहीं भूल पाया, पर अब समय है एविडेंस कलेक्शन का और मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूं वो उन पत्थरों की है जिसको कानपुर नगर निगम अब कलेक्ट कर रहा है। कैमरामैन नीरज आपको जूम करके दिखाएंगे। यहां से आप देख सकते हैं, टॉप व्यू से हम आपको दिखाने ऊपर आए हैं कि यहां पर बुलडोजर भी आया हुआ है और यहां पर ये ट्रक जो आप देख रहे हैं इसमें वही पत्थर हैं जो उस दिन यूज हुए थे। यानी कि ये देखिए आप, यहां पर ये बुलडोजर जो है ये एक एक करके यहां पत्थरों को उसमें उस ट्रक में डाल रहा है। ये वही पत्थर हैं जो उस दिन से फैले हुए हैं जिस दिन पत्थरबाजी हुई थी और आज नगर निगम द्वारा इनको ट्रक्स में भरा जा रहा है, जिससे कि यहां से ले जाया जा सके। प्लस जो फॉरेंसिक की टीम्स हैं उन्होंने भी यहां पर कलेक्शन किया है। फॉरेंसिक की टीम्स भी यहीं पर मौजूद हैं और ये बुलडोजर का फिलहाल यहां पर अराइवल आगमन हो चुका है। हालांकि ये बुलडोजर जो है वो किसी इमारत को ढहाने के लिए नहीं है, बल्कि इस वक्त उन पत्थरों को बटोर कर नगर निगम की गाड़ी में रखने के लिए है। पर ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि किस तरह से प्रशासन और पुलिस एक्शन में आ चुकी है और एक के बाद एक कार्रवाई लगातार चल रही है। और इसी के साथ यहां से ये जो पत्थर है, पत्थर में जो है पत्थरों को लगातार जो है ट्रक में रखने की कार्रवाई चल रही है। अब देखना है कि इस कार्रवाई में आगे क्या होता है और एविडेंस कलेक्शन का मामला कितना दूर पकड़ता है। कैमरामैन नीरज के साथ और सहयोगी रंजय के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को जो तस्वीर आई थी उसमें दंगाई एक ठेले पर पत्थर लाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये ठेला जिस रेहड़ी वाले का था, आज तक की टीम उस तक भी पहुंची और उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए आप, ये ठेले पर ही यहां पर पत्थर लेकर उपद्रवी पहुंचे थे और लापता ठेला जो है आज मिल गया है। अगर आज देखेंगे तो तस्वीर बदली हुई है। यहां पर दूध, अंडे, ब्रेड, नमकीन, बिस्किट, ये तमाम चीजें यहां पर नजर आ रही हैं, लेकिन यही वो ठेला है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि जिस पर रखकर पत्थर ईंट लाए थे और उपद्रवियों ने जमकर यहां पर पत्थर बरसाए थे। हमारे संवाददाता समर्थ यहां पर मौजूद थे। इस ठेले को उन्होंने ढूंढा, खोजा और ठेले वाले से बातचीत भी की है। वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे। ठेले वाले का पक्ष क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पत्थरों वाली साजिश को लेकर, क्योंकि एक तरफ यहां पर पत्थर जो हैं ठेले पर रखकर लाए गए हैं, तो वो ठेला हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाल निशान भी दिखा रहे हैं। और अब सुनवाते हैं ठेले वाले का पक्ष उस बातचीत के जरिए जो हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने की है। उसे शायद कोई नहीं भुला सकता। कई दुकानदार थे जिन पर हमला हुआ, कईयों को खदेड़ दिया गया, कईयों के सामान लूट लिया, कईयों को, ऐसी कई घटनाएं उस दिन हुई। वैसे ही एक प्रत्यक्षदर्शी जो हैं जिनको उस दिन मारा गया वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये आप एक ठेला देख रहे हैं, देखने में तो एक नॉर्मल सा ठेला है। ये अंडे बेचते हैं, ब्रेड बेचते हैं और कुछ टॉफीज आप देख पा रहे होंगे, पर इनके साथ जो उस दिन हुआ ये शायद अपनी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भुला पाएंगे। इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, आपका क्या नाम है?
छोटे लाल सुनीता। छोटेलाल जी, आपके साथ उस दिन क्या हुआ, समझाइए दर्शकों को। आपका ठेला सामने लगा था, उसके बाद क्या हुआ? अरे वो लोग इधर उधर से आए, दोनों तरफ से। किधर से आए? अरे इधर पहले इधर जलूस गया था। इधर से? हाँ, इधर जलूस आया और फिर उसके बाद दूसरा जलूस आया, बस घूमने चलने लगे, बस जरा ही देर में घूमने चलने लगे। आपका ठेला उस वक्त कहाँ लगा था? वहीं लगा हुआ था, सामने की तरफ ठेला लगा था, मस्जिद के बगल में? हाँ वो लगा हुआ, एक ठेला लगा हुआ उसी जगह लगा था, ये भी लगा था। फिर क्या हुआ? फिर घूमने चलने लगे, फिर हम लोग ने जब घूमने चलने लगे तो हमने इनसे कहा पेटी पहन लो, नहीं सर पे लग जाएगी। तो फिर मेरे सर के ऊपर घूमने गिरने लगे, फिर वहाँ। आपके सर पे भी लगे? हाँ, सर पे भी लगा था, लड़के भी लगा था, लड़के भी लगा था, पीठ पे भी लगा उसके। फिर उसने जो क्या नाम कही थे, हम 12-13 लड़के, 20-25 लड़के थे करीबन, खींचने लगे हमको बाहर, यहाँ जोड़ने, भैया हमसे क्या मतलब, हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा आपको बता दें कि आज फॉरेंसिक की टीम भी यहां पर पहुंची थी और फॉरेंसिक की टीम जब यहां पहुंची तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिला वो भी एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं, कैसे यहां पर तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। अब जांच पड़ताल के बाद उनकी रिपोर्ट सामने आएगी। तो ये तस्वीर देखिए आप, फॉरेंसिक की टीम जो है वो पहुंची है उस स्थान पर जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। हाथों में अगर आप देखेंगे तो आपको फॉरेंसिक टीम के हाथों में वो तमाम पत्थर नजर आएंगे जो उस दिन चलाए गए थे। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है और फॉरेंसिक की टीम ने तमाम सबूतों को यहां पर इकट्ठा किया है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फोटोग्राफर्स भी यहां पहुंचे थे। तमाम तस्वीरों को कैद किया गया कैमरे में। इसके अलावा सैंपल के तौर पर पत्थर भी लिए गए। ये फॉरेंसिक टीम पूरी मेरे साथ इस वक्त देखिए मौजूद है। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट कानपुर से ये लोग हैं। मैं इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा, समझूंगा। सर, आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या 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 बताएंगे आप लोग? घटना स्थल पर किसी भी तरीके के हर एंगल से जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य उपस्थित मिल रहे हैं आज उनको सबको कलेक्ट करके इकट्ठा करके दिया जाएगा। अभी किन किन एरियाज में आप लोग हैं? अभी सर घटना स्थल पर ही विजिट कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र है यहाँ पे वहीं पे देख रहे हैं। क्या मिला है आप लोग को अभी तक? साहब बता पाएंगे। तो ये एसीपी साहब अभी मौजूद है हमारे साथ, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। एसीपी करनालगंज है। त्रिपुरारी जी, आपका बहुत स्वागत है सर। क्या अभी तक एविडेंस कलेक्शन हुआ है? फॉरेंसिक यूनिट पूरी आपके साथ? हाँ, पूरी टीम हमारे साथ है और हमारे जो उच्च अधिकारियों के आदेश हैं उसके क्रम में जो एविडेंस हमारे पास एकत्रित होना चाहिए, हमारे सब विवेचक सब साथ में हैं। चूंकि एसआईटी टीम से हम लोग गठित हैं और किसी भी एंगल से किसी भी तरह की कोई भी साक्ष्य हमसे छूटे ना, इसके लिए आज सुबह प्रातः से हम लोग मेहनत करके जो जमादार हैं उनसे ही बात किए हैं। जहां से उन्होंने ईंटें पत्थर उठाए हैं, सीसियां उठाई हैं, वो कहाँ फेंके हैं वो भी कलेक्शन किया जा रहा है। साक्ष्य के एक एक चीज, एक एक टुकड़े को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और कोई भी साक्ष्य बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें कूड़ेदान में जाना पड़ेगा, हम वहां से भी जाके एकत्रित करेंगे। किन एरियाज में गए हैं आप लोग? क्योंकि एक एरिया था जो यतीम खाने वाला था। हम लोग दादा नगर और जैसा कि आप ये देख रहे हैं नई सड़क रोड पे 2 स्पॉट यहाँ के थे, दादा नगर के थे। तीनों जगह हम और हमारे जो यहाँ के एएसपी मैम हैं, दोनों आदमी ने विजिट किया और दोनों आदमी ने बकायदा उन चीजों को ग्रहण किया। एविडेंस कलेक्शन में रिकवरी क्या क्या हुई? रिकवरी बहुत सी चीजें हुई हैं जो कि हमारी गोपनीयता है। अब उसको हमें चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ता है, इसलिए अभी हम शो नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सी चीजें हमको एकत्रित थी जो मिला। 2 दिन में एविडेंस मिटा नहीं होगा, मतलब आप लोग जैसे आ जाएंगे? नहीं, बहुत सी एविडेंस मिल गए हैं और जैसे कि जमादारों के बयान हम लोगों ने लिया तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ चीजें जो थे यहाँ से हम लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो हम लोग उसको जाकर के वहां से भी कलेक्शन करा ले रहे हैं। तो ये रिपोर्ट पूरी आपने देखी हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की। समर्थ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। समर्थ, जरा दर्शकों को बताइए कि आज हुआ क्या, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर बुलडोजर से पत्थरों को उठाकर ट्रक में रखा जा रहा है। वो ठेले वाले का बयान भी हमने सुना, लेकिन आज के दिन की बड़ी अपडेट क्या है, जरा एक बार दर्शकों को तफसील से बताइए। देखिए शुभंकर, आज का दिन काफी हैपनिंग रहा है। कल तो हालांकि 3 पीएफआई मेंबर्स की अरेस्टिंग हो गई थी और आज जो अरेस्टिंग का अपडेट है वो 54 हो गया है। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम ने भी जांच करी है, एविडेंस कलेक्ट किए हैं, बुलडोजर भी आया है, जो पत्थर थे उनको एविडेंस के बाद हटाया गया है। और मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये नई सड़क का एरिया है जहां की ठीक पीछे दंगा भी हुआ था। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो पहले मैं आपको पुलिस की यहाँ पर गाड़ियां दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पूरी फोर्स यहाँ पर अभी भी तैनात है। कल शाम को पेट्रोलिंग हुई थी और अभी यहाँ पर यूपी 112 की गाड़ियां आपको नजर आएंगी। आप आगे देखेंगे तो बटालियंस हैं, अलग अलग मेरठ से आए हैं, बदायूं से आए हैं और यहाँ पर यूपी पुलिस की भी गाड़ी है, पूरी फोर्स है। केवल जेंट्स ही नहीं है, वो वुमेन कांस्टेबल्स हैं, उनको भी यहाँ पर लाया गया है। ठीक पीछे चौकी है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यही वो रोड है
जहां से हमने आपको विजुअल स्टॉप से भी दिखाए थे और यहीं पर बुलडोजर आया था और यहीं पर पत्थर का कलेक्शन भी हुआ था और यहीं पर मेन जो दंगा था वो भी हुआ था। तो ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा अपडेट्स की अगर आप बात करेंगे तो पेशी जो है वो चल रही है 1 बजे से। जो बहस होगी कोर्ट में वो भी होनी। सेशंस कोर्ट में आज एप्लीकेशन डाल दी गई है रिमांड को लेकर। तो अब ये भी अपडेट देखने की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के साथ 3 अन्यों की जो है वो पुलिस रिमांड चाहती है। पर जो कानपुर के समय हालात हैं यूं तो सब कुछ ठीक है पर लोग अभी भी डरे हुए हैं। जिन लोगों से हमने बातचीत करी है दुकानों में काफी नुकसान पहुंचाया गया है शुभांकर। कई जगहों के जो है सीसीटीवी कैमरेज फोड़े गए हैं तो कहीं के जो मीटर्स लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो तक तोड़ दिए गए। कुछ ठेले वालों को तो खदेड़ा गया है और कोई जगह लूट भी हुई है। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मन में आता है कि ये कहा गया था रिकवरी की जाएगी क्योंकि आप बता रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है। तो जिन 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है आगे इनको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे कैसे न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? दूसरा जो कहा जा रहा था कि इन पर तमाम धाराएं लगाई जाएंगी जिससे रिकवरी की जाएगी, तो उसका प्रोसेस कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, क्या उसको लेकर कोई रोड मैप अब तक बना है या वो कानूनी प्रक्रिया के बाद होगा? जरा समझाइए इसे भी। शुभांकर, कानूनी प्रक्रिया के बाद ये सारी चीजें होनी क्योंकि पुलिस का ध्यान इस वक्त केवल अरेस्टिंग पर है। जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें 40-50 चेहरे हैं, उनकी अरेस्टिंग भी होनी है। इसके अलावा एक पोस्टर और तैयार हो रहा है जिसकी जानकारी आज तक ने कल दी थी और वो आज शाम होते होते या कल या आज रात तक वो पोस्टर भी जारी हो सकता है जिसमें सारे नए चेहरे होंगे। हालांकि एक पोस्टर जो था वो जारी हुआ पर पुलिस उस पोस्टर से सेटिस्फाइड इसलिए नहीं थी क्योंकि जो नया पोस्टर था उसमें चेहरे साफ नहीं थे, इसलिए पोस्टर को एक बार फिर से भेज दिया गया है। एक नया पोस्टर छपेगा जिसमें कि जो 4 चेहरे अभी लगे हैं उनके अलावा नए चेहरे होंगे। तो आप समझ लीजिए कि अरेस्टिंग का काम अभी कितना चलना है। इसके अलावा जो कमिश्नर ने भी कल आज तक से बातचीत करते हुए बताया था कि निर्दोषों के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी। अगर कुछ निर्दोष पकड़े भी गए हैं तो परिवार आकर उच्च अधिकारियों से बात करें, उनसे मिलें। और रही बात कार्रवाई की तो जो केडीए है वो चिन्हित कर रही 140 के ऊपर ऐसे इमारतें चिन्हित करी गई हैं जिनका सहारा लिया गया था इस तरह के दंगा करने में, जहां से लोग आए थे, जहां पर लोग छुपे थे और जहां के ऊपर से पत्थरबाजी की गई थी। ठीक है समर्था, बने रही हमारे साथ क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है इस वक्त जफर हाशमी को लेकर। वो जफर हाशमी जिसे मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जफर हाशमी को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबर आई है वो ये कि रिमांड पर सुनवाई जारी और पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। जफर हाशमी को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि यही वो व्यक्ति है जिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि इसके एक फोन कॉल करने के बाद हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इस पर ही यह आरोप लग रहे हैं कि इसी ने पुलिस को गुमराह किया। इस पूरे प्रोटेस्ट को टालने की बात की गई थी, 5 तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया था लेकिन वापस 3 तारीख को हुआ। पुलिस को गुमराह करने के आरोप इस पर लगे। सीए एनआरसी के दौर में भी इस व्यक्ति पर बताया जाता है कि एफआईआर हुई थी, हालांकि बाद में यह व्यक्ति बच गया। जब असीम अरुण यहां अधिकारी थे तब उन्होंने भी इस पर कार्रवाई की थी, इस पर नजर रखी थी। कुल मिलाकर चाहे इसके बैकग्राउंड की बात करें या वर्तमान की बात करें, ये व्यक्ति जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इसको पुलिस अब रिमांड में लेना चाहती है ताकि बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो निकाल ली जाए। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर वो यही कि अब से थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होने वाली है। जफर हाशमी की रिमांड को लेकर ये सुनवाई अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। क्या रिमांड मिलती है इस पर आज तक की भी नजर बनी हुई है, कितने दिनों की रिमांड मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो रिमांड मांगी गई है वो 14 दिनों की मांगी गई है। कानपुर हिंसा में पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है और अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई जफर हाशमी पर होने वाली है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि कानपुर हिंसा में बुलडोजर एक्शन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले सवालों में मैंने समर से भी किया था। इसकी सुगबुगाहट तेज है और इसे लेकर तीखे बयानों का दौर जो है वो भी अब तेज हो गया है। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, वो नवैया दूसरी थी, यहाँ की नवैया शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो। लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है और जो एक बुलडोजर मॉडल निकला है उत्तर प्रदेश से, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। ये बुलडोजर आज अपराधियों के लिए एक भय का पर्याय बन चुका है। अपराधी आज उत्तर प्रदेश में अपराध करने से हिचकता है, डरता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था का राज है, जहां की कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि अपराधियों के तमाम मंसूबे अब सफल नहीं हो पाते हैं। और इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को बरकरार रखेंगे।
तो अब्दुल काजी जो शहर काजी हैं वो कह रहे हैं कि सर पर कफन बांधकर बुलडोजर का विरोध करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार के बुलडोजर का विरोध किया जाएगा। खैर, जफर हाशमी जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी पत्नी उज़मा भी एसआईटी की रडार पर हैं और यह माना जा रहा है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उज़मा पर यह आरोप है कि वो कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बंद और हिंसा के लिए लगातार लोगों को उकसा रही थी। उज़मा ने इन तमाम आरोपों को लेकर सफाई दी है। उनका पक्ष क्या है, हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जफर हयात हाशमी की पत्नी जी। मैम, आप क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उज़मा है और मैं हयात जफर हाशमी की वाइफ हूँ। पुलिस का ये कहना है कि आपके भी फोन पे कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे जिससे बंद का जो पूरा ये प्रोसीजर है उसको मैनेज करा गया, और कई ऐसे जौहर एसोसिएशन के भी ग्रुप थे जिसकी आप एडमिन थी। क्या कहना है आपका? जी हाँ, जौहर एसोसिएशन एक बहुत बड़ी तंजीम है, यहाँ पे एनजीओ है सॉरी, और इसमें ग्रुप भी है और ग्रुप में हम सब जो कार्यकर्ता लड़के जितने हैं सब वर्क करते हैं उसमें, और एडमिन भी हर ग्रुप के एडमिन 2 3 4 होते हैं नॉर्मल। आप कितने ग्रुपों की एडमिन थी? देखिए, मैंने अभी 2 3 बार पहले भी बताया है और मैं 100% श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम बहुत ज्यादा अगर मान लेंगे तो जौहर के 10 ग्रुप की आप एडमिन थी, आप ये मान रहे हैं? मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि 3 या 5। आप जो पुलिस की जो जांच है उसमें पाया गया है कि जो आपका जो ग्रुप्स चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जो है ये बोला गया कि जो बंद है उसे करा जाए, जबकि पुलिस ने ये बोला था कि 3 तारीख को बंद ना किया जाए क्योंकि वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट है। उसके बाद भी बंद बुलाया गया। आपने सुनने में आया कि उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप्स को डिलीट भी कराए। क्यों आपने डिलीट करा? डिलीट किया था वो ग्रुप पूरा डिलीट नहीं किया था मैंने। हयात जफर हाशमी के जो फोन पुलिस के पास हैं उन फोनों से मैंने हयात जफर हाशमी को रिमूव किया था। उसमें कई एडमिन थे, एक नहीं था, 7 या 9 एडमिन थे। तो आपने ऐसा क्यों करा? ये जांच का पूरा विषय था कि ये जो पुलिस के पास फोन्स थे ये जांच में काम आ सकते थे। ऐसा क्या हुआ कि आपको वो डिलीट करने की जरूरत पड़ी? अच्छा, तो पुलिस पे हम पूरा भरोसा कर लें? अरे, पुलिस पे हम 1 रुपए का भरोसा नहीं करते, 1% का भरोसा नहीं करते। पुलिस इतने झूठे एलिगेंस लगा रही है। सच्चाई सामने लाइए ना। हम तो कह रहे हैं फोन आपके पास है, आप सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए। क्या हुआ जो उस दिन बंद बुलाया गया? आपको लगता है कि उनका भी हाथ है इसके पीछे बंद बुलाने में? भाई, सबसे बड़ा हाथ तो नुपुर शर्मा का है। मैं ये बताऊंगी कि इस दंगे का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने इतना गलत और विवादित बयान जो इसलिए दिया था कि वो चाहती थी कि हम फेमस हो जाएं। उन्होंने फेमस होने के चक्कर में ये नहीं सोचा कि वो कर क्या रही हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि पीएफआई से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कुछ लिंक्स मिले हैं, उस पर क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल जांच कराइए। 3 साल के जितने क्या था वो एसडीआर जांच, सॉरी 3 साल का एसडीआर रिकॉर्ड है जफर हाशमी का निकलना चाहिए कि उनका किससे लिंक है, कहाँ से क्या ताल्लुक है। मैं चाहती हूँ अगर जांच में ऐसा कुछ निकलता है, पुलिस की ये एस्टैब्लिश होता है, तो क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए कि उनको जेल भेजा जाए और वो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं, मैं तो किसी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ भाई। अगर मुझे वाइफ के तरीके से अगर आप देखा जाएंगे तो मैं कहूँगी बिल्कुल बेकसूर है, उनको फौरन घर छोड़ दिया जाए। हम लोग सब लोग हैं, आप हैं, हमें सब तरह गलतियां करते हैं, माफ भी करी जाती हैं। एक आखिरी सवाल, पुलिस का जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है, आपसे भी पूछताछ होगी, बुलाया जाएगा, तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल तैयार हैं। दोषी हम नहीं, दोषी नुपुर शर्मा हैं जिनकी वजह से कानपुर में ये हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है और जो कुछ यहां पर हुआ, ये सब कुछ आरोप उनकी पत्नी लगा रही थी। लेकिन यहां पर पीएफआई कनेक्शन बुलडोजर का एक्शन क्या कहता है, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीच में वो तस्वीरें हैं जो पत्थरबाज थे और पीएफआई कनेक्शन को लेकर अब तक 3 की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। ये पत्थरबाजी को लेकर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कैसे नुकसान जो हुआ है बड़ा वो भी हुआ है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां आए, पत्थर मारा और उसके बाद पीएफआई कनेक्शन जिसमें नया एंगल निकला है। टेरर फंडिंग से लेकर तमाम आरोप जो हैं वो पीएफआई पर अक्सर लगते रहते हैं और अब उसका कनेक्शन भी कानपुर हिंसा से आ गया। 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, उपद्रवियों की पहचान हो गई है और आज तक ने कल आपको खबर दी थी कि एक और पोस्टर आ सकता है। अब से थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था कि हो सकता है आज देर शाम तक या कल सुबह तक एक नया पोस्टर आए जिसमें नए चेहरों के साथ, नई डिटेल के साथ पुलिस उन पोस्टरों को चस्पा करे और लोगों से मदद मांगे कि अगर आप इन्हें जानते हैं तो इनके बारे में जानकारी दीजिए, हम आपकी जानकारी गुप्त रखेंगे। बुलडोजर क्या चल सकता है, 147 घरों तक शक है, अब तक 54 की गिरफ्तारी है और जफर की पत्नी जिनको आप सुन रहे थे उन तक जांच की आंच जो है वो आ चुकी है। लेकिन कानपुर हिंसा में साजिश के तार व्हाट्सएप से लेकर पीएफआई कनेक्शन तक फैले पड़े हैं, जैसा कि हमने आपको यहां पर दिखाया भी। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी पीएफआई कनेक्शन को लेकर गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोग और ऐसे हैं जो रडार पर हैं, जिन पर पुलिस नजर बनाए हुए है और तफ्तीश जैसे से आगे बढ़ेगी उन पर भी शिकंजा कसता जाएगा। अब तक 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और
हमने जो सीसीटीवी और फुटेज से नाम आइडेंटिफाई किए हैं, करीब 40 लोगों के नाम हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनको, और जो भी लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेटिंग टीम कर रही है, उस पर भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। प्राइमे फेसिया कुछ नजर आया था, उसके बाद अभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम कर रही है, तो बीच में इन्वेस्टिगेशन के बीच पे उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। फैमिलीज थाने के बाहर आ रही हूँ, कह रही कि हमारे किसी बंदे ने कुछ किया नहीं है, उसको पुलिस ने उठा लिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो सब मुझे आके मिले, हम एनालिसिस कर लेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी कानून व्यवस्था के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है, और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे, तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। कानपुर में बवाल के बाद पुलिस सतर्क मोड में है। कानपुर पुलिस ने कल पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूपी के दूसरे शहर अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक की है। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद से देश और दुनिया में घमासान मचा है। इसी बीच कानपुर पुलिस ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हर्षित श्रीवास्तव नाम के बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री हर्षित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी कर्नलगंज इलाके से हुई। अभी तक की टोटल 50 गिरफ्तारियां हुई। जब से घटना घटित हुई 50 गिरफ्तारियां हुई। उसमें करीब एक व्यक्ति ने अपने आप सरेंडर किया है और करीब 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। औरों के नाम पता हमें चल गए हैं, कुछ 10 से 12 लोगों के औरों के नाम पता लगाए जा रहे हैं और फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अलीगढ़ में कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक की। कलेक्ट्रेट में हुई पीस कमेटी की बैठक में धर्मगुरुओं ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने से परहेज करने की गुजारिश की। सर्वधर्म एक मीटिंग, पीस कमेटी मीटिंग जैसे होती है, वो जिलाधिकारी एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ली गई है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के संबंध में हो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बारे में हो, या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंटिंग आदि के बारे में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ता हो, इसके बारे में की गई। और अन्य मुद्दे भी जो होते हैं कि कैसे जो पहले भी यहाँ पर जो सिस्टम हम लोगों के रहे हैं और जैसे लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रहते हैं, जो सौहार्द मोहल्लों में है, उसके बारे में चर्चाएं चली। एक सामान्य मीटिंग थी, ऐसा कोई विशेष बात नहीं थी। धर्मगुरुओं ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अलीगढ़ में अमन चैन बरकरार रहेगा, जिससे तहजीब और तालीम के शहर की अलग पहचान बनी रह सके। एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम मजहब के लोगों को, तमाम मजहब के रहनुमाओं को और अच्छे लोगों को बुलाया गया था। और उसका मकसद ये था कि अलीगढ़ जिस तरीके से अब 2006 के बाद दंगों से मुक्त हो चुका है, तालीम और तहजीब का शहर है, वो गंदी जमनी तहजीब बरकरार है। उसमें अच्छे लोगों ने और मज़ाहिब के तमाम धर्म गुरुओं ने अपने अपने व्यूज रखे, क्या किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। हिंदू धर्म गुरुओं ने भी कहा कि गंगा जमुनी तहजीब ही हमारी विरासत है। सभी धर्मों के धर्मगुरु एवं संभ्रांत नागरिकों का यहाँ बैठक में सभी लोग बैठे हैं। तो जिस तरह से चल रहा है उसी विषय पर ही मीटिंग करी गई, ताकि अलीगढ़ शहर का माहौल ना बिगड़े। आपस में हमें किसी के भड़कावे में नहीं आना है, किसी एक के बयान के पीछे ये नहीं, जैसे कानपुर में घटना हुई कि एक के बयान के पीछे सभी लोग सड़कों पे घूमें। और उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, ये सभी जानकारी प्रशासन ने दी। जैसा कि हमें भी मालूम है, अगर कोई भी अपराधी किसी भी धर्म मजहब से या किसी भी वर्ग से आएगा, वो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए शांति सद्भाव बनाने में सहयोग करें। कानपुर हिंसा के बाद पूरे देश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिससे कहीं भी फिर वैसी हिंसा ना भड़क सके। कानपुर से रंजय सिंह के साथ अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान, आज तक। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले जानकारी दी थी कि आरोपियों का नया पोस्टर जो है वो कभी भी जारी हो सकता है, तो अब बड़ी खबर आई है, आरोपियों का नया पोस्टर जारी हो गया है। वो पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरा पोस्टर है जो जारी किया गया है। और कानपुर हिंसा को लेकर आपको बता दें, पहले पोस्टरों में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अब नए पोस्टर की बात आई है और यह कहा जा रहा है कि
इस पोस्टर में नए चेहरे जो हैं वो ज्यादा नजर आएंगे। तो ये बड़ी बात निकल कर आई है। पीएफआई कनेक्शन पर 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच जो है वो तेज हो गई है पीएफआई कनेक्शन को लेकर। ये पुराना पोस्टर जो हमने आपको दिखाया था सबसे पहले, इस पोस्टर को पुलिस ने जारी किया था, कानपुर पुलिस ने, और इस पोस्टर के बाद एक नया पोस्टर का जिक्र हो रहा है। ये कहा जा रहा है, जो अपडेट आई है कि किसी भी क्षण वो जारी हो सकता है। कानपुर हिंसा में जारी होगा आरोपियों का दूसरा पोस्टर। पहले पोस्टर में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अब तक 6 पत्थरबाज जो हैं वो पहले पोस्टर के आधार पर गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार पहचान की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि पोस्टर जो है वो दूसरा कभी भी जारी हो सकता है। कानपुर में फॉरेंसिक टीम की पड़ताल, बुलडोजर अभियान के खौफ में पदरवी एक एक पत्थरबाज का हिसाब यहां पर किया जाएगा। यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम की पड़ताल, बुलडोजर अभियान के खौफ में पदरवी और एक एक पत्थरबाज का हिसाब किया जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समर्थ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो ये नया पोस्टर है ये पुराने पोस्टर से कैसे अलग होगा? क्या इसमें सारे नए चेहरे होंगे? पहले पोस्टर को लेकर कुछ ये भी खबरें आ रही थी कि उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ चेहरे जो थे वो शायद रिपीट हो गए थे। तो क्या इसका ये अपडेटेड वर्जन होगा या एक नया सिरे से नया पोस्टर होगा? शुभांकर, ये इसका अपडेटेड वर्जन होगा, इसमें नए चेहरे होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं एडीसीपी राहुल मित्तर साहब, इन्हीं से बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। सर, एक नया पोस्टर भी आज आने वाला है, क्या उसमें सारे नए चेहरे होने वाले हैं या पहले के जो चेहरे थे वो रिपीट होंगे? नहीं, देखिए, जिस तरह से हम लोगों के पास में लोग बाग फीड भेज रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो वीडियोग्राफ्स भेज रहे हैं जिसमें कि पूरी घटना को अलग अलग प्लेसेस से कवर किया गया है, तो उसको देखते हुए जो विवेचना टीम है और जो थाने की टीम है वो उन लोगों के फोटोज़ डाल रही है। और ये फ़ोटोज़ वो हैं जो नए हैं, और इस तरह के तमाम और भी, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई थी उसमें मात्र 20 लोग नहीं थे, 40 लोग नहीं थे, उसमें तमाम लोग थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह से हम लोग वीडियो फुटेज या जो लोग और अन्य लोग हम लोगों को भेज रहे हैं उनको हम गैदर करें, समीक्षा करें और उसके बाद उनके फोटोज़ हम लोग डालें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नेट में आ सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में हमें पता चल सके। कितने और पोस्टर आपको लगता है अभी रिलीज, क्योंकि 100+ तो अननेम्ड है एफआईआर में ही, तो 40-50 का भी हो चुका है। अभी आपको क्या लगता है आज के बाद और कितने पोस्टर्स आपको रिलीज करने पड़ सकते हैं? जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के पास में फीड आ सकेगी। और हम लोग अपील भी करते हैं यहाँ पर जितने लोग हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, और आजकल के युग में तमाम लोग वीडियोग्राफ अपने कैमरे से या उनके जो सीसीटीवी लगे हैं या जो दुकानों पे या अन्य स्थानों पे जो लगे हैं उनसे भी हम लोग फीड ले रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑथेंटिक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे साफ फोटोग्राफ्स हमारे सामने आ सके, जिससे जो सही कल्प्रिट है उसको पहचानने में और उसको सजा दिलाने में हमें मदद मिल सके। कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि कार्रवाई एक पक्ष की हो रही है, खाली गिरफ्तारी भी एक पक्ष की हो रही है, दूसरे पक्ष को लेकर कुछ नहीं है, उसको लेकर कल वो डीएम से मिले भी हैं। देखिए, इस संबंध में हमारी पॉलिसी बिल्कुल सही है कि हम लोग बिल्कुल किसी निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। सीपी सर द्वारा ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है और हम लोग इसका 100% पालन करेंगे कि सिर्फ उन्हीं लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी जो लोग समीक्षा के उपरांत जो लोग टेस्टेड एंड वेरीफाइड होंगे। ये खबरें भी आई कि 1-2 परिवार पलायन कर रहे हैं जो हिंदू की बस्ती है, आप अभी वहां पर चेक करने भी गए थे, आपने क्या पाया निरीक्षण में? देखिए, मात्र भ्रामक और अफवाह है और हम लोग मौके पर गए भी थे और लगातार जा रहे हैं, न केवल हिंदू बस्ती बल्कि हम अन्य सभी बस्तियों में जा रहे हैं। और इस प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी अफवाह या कोई भी चीज़ जो ये लोग कहते हैं कि इसमें से पलायन किया जा रहा है या किसी को डर है, इस तरह की कोई बात सच नहीं है। हमारा 100% प्रयास है कि जो जहां रह रहा है वो अच्छी तरीके से रहे, सुरक्षित रहे, और हम इसीलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लगातार गश्त भी करते हैं। हमारी पार्टीज़ वहाँ पर पिकेट भी लगाई गई हैं और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होगी, लोगों में दोबारा से अमन शांति की भावना आएगी और पलायन संबंधी कोई भी बात बिल्कुल सच नहीं है, झूठी। पीएफआई के 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या हयात से डायरेक्ट कनेक्शन पीएफआई का अभी तक निकल पाया है पूछताछ में? देखिए, विवेचना अभी जारी है और हम लोग इसको बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं कि किस व्यक्ति का कनेक्शन कहां से है, और इसमें डेफिनेटली सभी डॉक्यूमेंट्स और सारे वेरिफिकेशन करने के बाद भी हम लोग सही नतीजे पे पहुंचेंगे।
बिल्कुल शुभांकर, ये थे हमारे साथ एडीसीपी। इन्होंने जानकारी साफ दी है कि पोस्टर्स जो है नए चेहरों के साथ रिलीज होंगे और 1 या 2 नहीं, अभी और पोस्टर्स आप आते हुए देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही नया पोस्टर आएगा हम फिर आपके पास आएंगे। लेकिन कुछ नई तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पत्थरों को यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है और पहले बुलडोजर और फिर बुलडोजर के माध्यम से ट्रक में इसे लादकर यहां से हटाया जा रहा है। ये तमाम वो पत्थर हैं जो उस दिन चले थे जब कानपुर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद थे। तो नई तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कानपुर में सड़कों से पत्थर जो हैं वो लगातार हटाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही, पत्थर हटाने काम में बुलडोजर और ट्रक लगे हुए हैं। देखिए, ये वो पत्थर हैं जो सड़क के किनारे इकट्ठा हो गए थे। सुबह से ही लगातार पत्थर हटाने काम जारी है और कुछ पत्थर फॉरेंसिक की टीम भी ले गई है अपने साथ जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन फिलहाल बड़ी संख्या में जो पत्थर है वो इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। ये तमाम पत्थर यहां से अब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। इन पत्थरों को सड़कों से हटाया जा रहा है। हिंसा जब कानपुर में हुई थी 3 तारीख को, उस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में पत्थरबाजी हुई थी, लगातार पत्थर चले थे और आज इन तमाम पत्थरों को हटाने का काम इस वक्त लगातार जारी है। चाहे बुलडोजर का इस्तेमाल हो या बुलडोजर के जरिए ट्रकों में लादकर यहां से हटाने का। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, ट्रकों पर कैसे बुलडोजर से पत्थर लादे जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो भी पत्थरों को ले जा रही है सबूत के तौर पर यहां पर, और ठेले पर लादकर पथराव जो है उसकी स्थिति भी यहां पर बनी हुई है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए कैसे बड़ी संख्या में ठेला पहले ले लिया गया और उसके बाद पत्थर लादे गए और उसके बाद जबरदस्त तरीके से चलाए गए। अब कानपुर से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक हैरत अंगेज मर्डर की। लखनऊ में दरअसल एक बेटे ने अपनी मां को ही मार डाला। ऐसा बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत थी। मां लगातार उसे डांटती थी, रोक टोक करती थी और यह बात बेटे को इस कदर नागवार गुजरी कि आधी रात को उसने मां के सिर पर गोली मार दी। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पुलिस कह रही है कि यही सच है। तो 3 तस्वीरें, मां का कत्ल हुआ है, पिता की पिस्टल से फायर किया गया है और उसके बाद हैरानी की बात यह है कि शव के साथ 2 दिन बिताए गए। जानकारियां लोगों को देर से पता लगी, पुलिस हैरान है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इस हैरत अंगेज खबर को लेकर। लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी से मंगलवार रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। खबर मिलती है कि पड़ोस के घर से तेज बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ी की आशंका है। रात के वक्त ही पुलिस इस मकान में पहुंचती है तो घर में एक नाबालिग भाई बहन मिलते हैं, लेकिन जब अंदर के बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर एक महिला की लाश देखकर पुलिस चौंक जाती है। लाश इन दोनों बच्चों की मां की थी। मामला हत्या का था, लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ऐसी है जो देश के हर माता पिता के होश उड़ा दे। मोबाइल गेमिंग की लत ने बनाया हत्यारा। मां ने गेम खेलने से रोका तो बेटे ने मार डाला। 2 दिन तक मां की लाश के साथ घर में रहा कातिल बेटा। यकीन करना मुश्किल है कि मोबाइल गेमिंग की लत से मजबूर बेटे ने मां की ही जान ले ली, लेकिन लखनऊ पुलिस का दावा है कि उसने हत्या का ये केस चंद घंटों में ही सुलझा लिया है और उसके मुताबिक हत्या की ये थ्योरी 100% सही है। एडिक्ट था, पबजी गेम है जिसका ये एडिक्ट था। इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी। सैटरडे रात को इनकी माँ के पास 10,000 रुपए थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे और इनकी माँ को लगा कि इसने मिसप्लेस किया है, जिस कारण से इसने इसको अपने बेटे को मारा था। और इससे क्षुब्ध होकर के इसने संडे सुबह लगभग 3 बजे के आसपास, जहाँ ये इसकी माँ और ये बेटा और इसकी बहन सो रहे थे, वहाँ पर अपने फादर की पिस्टल से इसने एक गोली मारी, सर के ऊपर गोली मारी और जिससे इंस्टेंट इसकी मदर की डेथ हो गई। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी मां उसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने पर रोक टोक करती थी। इसी से खफा होकर उसने रविवार की आधी रात को पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मार दी। मां की मौत के बाद उसने शव को कमरे में बंद कर दिया और छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और पूरे 2 दिनों तक मां के शव के साथ इसी घर में बंद रहा। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो हवा में दुर्गंध और खुशबू का मिला जुला भभका था।
शव से जब बदबू आने लगी तो इसे छिपाने के लिए आरोपी बेटे ने घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया। इसके बावजूद पड़ोसियों तक शव की बदबू पहुंच गई और इसी से इस मामले का खुलासा हुआ। आज जब डेड बॉडी से जब स्मेल आने लगी तो इसने अपने फादर को फ़ोन किया और इसने अपने फादर को एक झूठ स्टोरी बताई, मनगढ़ंत स्टोरी बताई, जिसमें इसने ये बताया कि मदर को जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश, बिजली विभाग में काम करता है और उसने गोली मारी है। बट चीज़ें जब ये काल्पनिक स्टोरी थी, जब चीज़ें जब कोरिलेट की गई, तार से तार जोड़े गए तो पता ये चला कि घटना को इसने अंजाम दिया है। जब डिटेल में पूछताछ हुई तो इसने कारण जो घटना का पता ये बताया कि ये पबजी का एडिक्ट था, इंस्टाग्राम देखता था ये और इसकी मदर इसको रोकती थी और इसी से छुप दा करके इसने घटना को अंजाम दिया है। लड़के के पिता सेना में हैं और बंगाल में तैनात हैं। इस घर में मां और दोनों बच्चे अकेले ही रहते थे। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर घर में छोड़ी हुई थी। वो ये नहीं सोच पाए कि ये रिवॉल्वर उनका घर भी उजाड़ सकती है, लेकिन हुआ ठीक यही। गुस्से से भरे नाबालिग बेटे के हाथ लगी पिस्तौल ने एक हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए यहां पर हम आपको एक तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ। मां ने रोकने की कोशिश की, बेटा नाराज हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। पिता की लाइसेंसी पिस्टल निकालता है, गोलियां भरता है और उसके बाद अपनी मां को गोली मार देता है। एक नाबालिग बेटा अपनी मां को गोली मार देता है क्योंकि वो उसे इंस्टाग्राम और पबजी खेलने से रोकती थी। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई। लेकिन पबजी बैन है तो कैसे गेम, ये सवाल आता है। लखनऊ मर्डर के पीछे पबजी की लत है। पबजी समेत कई चीनी ऐप जो है भारत में बैन है। 2 सितंबर 2020 को भारत में इन्हें बैन कर दिया गया था। सवाल ये उसके बाद कैसे कुल 177 चीनी ऐप जो हैं वो फिलहाल भारत में बैन है। मोबाइल गेम की बहुत ज्यादा लत लगने की शिकायत जो है वो इस खबर में आ रही है, लगातार आ रही है। हालांकि भारत में बहुत सारे केसेस पबजी को लेकर आते हैं जहां नाबालिगों में हिंसक बर्ताव की शिकायतें आती हैं। ऐप में डेटा प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन था, इस वजह से भी सरकार ने इसे बैन कर दिया था और यह खबर उस वक्त काफी ट्रेंड की थी। ऐप में डेटा प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन हुआ था। भारत सरकार ने एक साथ कई सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। लेकिन अब यह खबर परेशान करने वाली, सोचने वाली, क्योंकि एक बेटा अपनी मां का कातिल बन जाता है। इधर खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर लोग भिड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता तंसीम हैदर इस वक्त जुड़ रहे हैं। तंसीम, जरा बताइए क्या यह मामला है जहां पर लोग आपस में भिड़ गए हैं, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नजर आ रही है? जी देखिए, ये मामला देवली का है जहां पर एक रॉन्ग साइड से स्कूटी आ रही थी। इसी दौरान जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने स्कूटी को रोकने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने जब क्रेन बुलाई तो वहां पे हंगामा शुरू हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वहां पे लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, उनके कॉलर पकड़े और उनको एक महिला भी इसमें शामिल थी जो पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी कर रही थी। दिल्ली पुलिस के टीआई का नाम राजेंद्र प्रसाद है जिनके साथ मारपीट की जा रही है और इस स्कूटी पर एक महिला एक पुरुष सवार थे जो बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड से आ रहे थे। उसके बाद इनको रोका गया और इनकी गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान ये हंगामा शुरू हो गया। टीआई राजेंद्र कुमार ने स्कूटी जब्त करने के लिए कहा था। उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ था। टीआई राजेंद्र कुमार ने शिकायत दी है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों के साथ उनका कॉलर पकड़ के उनके साथ मारपीट की गई और ये मामला सुबह जो है 10 बजे का बताया जा रहा है और पुलिस कर्मियों का कहना है कि इस गाड़ी को सीज किया गया है और आगे की कार्रवाई एफआईआर दर्ज करके शुरू की जा रही है। तो जाहिर से ये पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और जल्दी गिरफ्तारियां की जाएंगी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। ठीक है, दिल्ली के देवली में पुलिस से लोग भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भिड़न जो है वो हुई है। यहां पर हमारे संवाददाता तंसीम लगातार पूरी जानकारियां दे रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सामने एक बड़ा खुलासा किया। यह बताया कि सिद्धू की हत्या की सुपारी कैसे दी गई और कैसे 7 शूटरों ने 29 मई को उनकी हत्या की।
एक की मौत दूसरे की जिंदगी थी। मगर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि पहले वाले की मौत टल गई और दूसरे वाले के हिस्से वक्त से पहले ही मौत आ गई। जी हां, ये कहानी है सिद्धू मूसेवाला की मौत की। दरअसल मौत की सुपारी निकली तो थी एक दूसरे गैंगस्टर अमित डागर के नाम, मगर डागर एन उसी वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लिहाजा पहली सुपारी को होल्ड पर डालकर दूसरी सुपारी को हरी झंडी दे दी गई। दूसरी सुपारी मूसेवाला के नाम की थी। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सामने किया है। दरअसल मूसेवाला के कत्ल में नाम आने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में लॉरेंस की निशानदेही पर जब धौलपुर से उसके गैंग के 2 शूटर्स दिनेश उर्फ गंगाराम और संदीप को पकड़ा गया तो ये कहानी सामने आई। दोनों अब से पहले पंजाब में अमित डागर की रेकी कर रहे थे, लेकिन अमित डागर की गिरफ्तारी के बाद उसके कत्ल की प्लानिंग टालनी पड़ी। अब सवाल ये है कि आखिर ये अमित डागर कौन है जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी हिट लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला से भी ऊपर रखा हुआ था। तो सुनिए, अमित डागर के बारे में बताते हैं कि वो कौशल गिरोह से जुड़ा एक ऐसा खूंखार बदमाश है जिसने कभी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से ही 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल ली थी। जी हाँ, उस लॉरेंस बिश्नोई से जिस पर मूसेवाला समेत दसियों लोगों के कत्ल के सनसनीखेज इल्जाम हैं और जो खुद दूसरों से वसूली करने के लिए बदनाम है। पंजाब पुलिस यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल समेत जुर्म के कई मामलों में अमित डागर को तलाश रही थी और एन मूसेवाला के कत्ल के कुछ रोज पहले अमित डागर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अमित और उसके साथी भुप्पी राणा को मिद्दू खेड़ा मर्डर केस में गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ मोहाली ले गई। ऐसे में शूटर्स के हाथ से उनका टारगेट नंबर 1 यानी अमित डागर अचानक ही फिसल गया और उन्हें रातों रात अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। अब शूटर्स ने अमित डागर की जगह मूसेवाला का पीछा करना शुरू कर दिया। मूसेवाला के कत्ल के बाद राजस्थान के धौलपुर से एक दूसरे केस के सिलसिले में जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों दिनेश उर्फ गंगाराम और संदीप को गिरफ्तार किया गया तो ये चौंकाने वाली कहानी सामने आई। पुलिस की पूछताछ में दिनेश और संदीप ने बताया कि लॉरेंस गैंग के टारगेट पर अमित डागर का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन आखिरी मौके पर अमित के पकड़े जाने से उन्हें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। दोनों ने कबूल किया कि वो कुछ रोज पहले अमित डागर की रेकी करने पंजाब भी गए थे, लेकिन अपना काम पूरा नहीं कर पाए। दिनेश और संदीप ने पुलिस को बताया कि उनकी लॉरेंस के कभी आमने सामने मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से बात करते थे और लॉरेंस के इशारे पर ही अमित डागर को मारना चाहते थे। ये तो रही अमित डागर से पहले सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की कहानी। अब कनाडा के एक मीडिया हाउस हमदर्द टीवी से बात करते हुए लॉरेंस गुट से जुड़े एक दूसरे गैंगस्टर ने जो बातें कही वो भी आंखें खोलने वाली हैं। राजवीर सोपू नाम के इस गैंगस्टर का कहना है कि चूंकि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल करवाया था, इसलिए उन्होंने सिद्धू का कत्ल करवा दिया। गैंगस्टर ने कहा कि सिद्धू को उन्होंने कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसे घमंड हो गया था कि उसे कोई नहीं मार सकता। सिद्धू ने न सिर्फ मिद्दू खेड़ा का कत्ल करवाया, कातिलों को हथियार दिए, उन्हें छुपाया, उनकी मदद की और उन्हें भागने में भी मदद की। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਓਪਨ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪੰਬੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ भी, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ भी नहीं। बहरहाल राजवीर सोपू नाम के इस गैंगस्टर का नाम
अब तक तो मूसेवाला के कत्ल में सीधे तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन उसके इस ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस के कान जरूर खड़े हो गए हैं। धौलपुर से उमेश मिश्रा और मानसा से अमरजीत के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक राज्यसभा चुनावों से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी तेज हो गई है। विधायक कहीं इधर से उधर ना हो जाएं, इसलिए पार्टी ने विधायकों को होटलों में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी तेज हो गई है। कल शिवसेना के विधायकों को मलाड के रिजॉर्ट से दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये विधायक 10 जून तक यहीं रहेंगे। सूत्रों की माने तो एमवीए के दूसरे दल भी शिवसेना की तरह अपने विधायकों को होटल में एक साथ रख सकते हैं। 170 विधायकों का समर्थन सरकार को था और आज ये स्थिति है, 2.5 साल पूरे हो गए कि कई विधायक जो है वो नाराज है, कई छोटे दल नाराज है। ऐसे में आज आप लोगों को अपने विधायकों को दूसरे होटल्स में शिफ्ट करने की नौबत आ पड़ी। नौबत आने का सवाल नहीं है। चुनाव के टाइम कोई दक्षता रखनी पड़ती है, लोगों को सुरक्षित रखने का जरूरी इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश भर में माहौल जो जिस तरीके से आज तक के चुनावों में पिछले 4-5 सालों में अनुभव किया है, वो ध्यान में रखते हुए दक्ष रहना जरूरी है। अपने विधायकों को ट्राइडेंट शिफ्ट करने के बाद सीएम और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी मंगलवार देर शाम ट्राइडेंट पहुंचे, जहां शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के साथ बैठक कर वो अपने और कांग्रेस एनसीपी के विधायकों से मिले। बिल्कुल हमारे विधायक साथ में है साहब, और जो इंडिपेंडेंट और छोटे पार्टी जो है उनके भी लोगों को साथ में लेकर आने वाले 10 तारीख के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के चारों उम्मीदवार चुन के आएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6ठी सीट के लिए बीजेपी के धनंजय महादीक और शिवसेना के संजय पवार में मुकाबला है। शिवसेना ने जो निर्णय लिया है कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का, इससे बहुत सारे एमएलए इतना नाराज है, मन से इतना नाराज है, और शिवसेना को डर है कि भाई शिवसेना के कुछ लोग इस चुनाव में मतलब बीजेपी की तरफ वोटिंग कर सकते हैं, एब्सेंट रह सकते हैं, इसीलिए उनको मतलब ज्यादा उनके दबाव उनके ऊपर लाया जा रहा है, उनका होटल बदला जा रहा है, उनको ट्राइडेंट से मालाड ले गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से आज मुंबई पहुंचने को कहा है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी अपने विधायकों को ताज होटल में रखने वाली है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अश्विनी वैष्णव आज बीजेपी विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उधर राजस्थान में भी बीजेपी ने प्रवर्तन निदेशालय और राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भेजकर विधायकों की खरीद फरोख्त में काले धन के इस्तेमाल की आशंका जताई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विधायकों को डराने धमकाने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजस्थान में 4थी सीट पर पेच फंसा हुआ है। इस सीट के लिए बीजेपी निर्दलीय सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही है। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस 2 जून को ही अपने विधायकों को उदयपुर शिफ्ट कर चुकी है। आज तक ब्यूरो।